Hello, 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 hello. Welcome to Elmini Education. I'm Pramod and I'm going to be your physics teacher. तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। तो हम इस सीरीज़ के अंदर में क्या करने वाले हैं, हम हर एक चैप्टर के कम से कम 5 से 6 वीडियो बनाएँगे, जिसके अंदर में आप सारे के सारे डेरिवेशंस पढ़ सकते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहला लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज रोटेशनल डायनामिक्स का, जिसके अंदर में आज हम देखेंगे बेसिक्स इंट्रोडक्टरी क्लास एंड विल स्टार्ट फ्रॉम दी 1 और 2 टॉपिक्स। देन ऐसे करते-करते सारे के सारे फिजिक्स के पार्ट 1 के चैप्टर्स एंड फिजिक्स के पार्ट 2 के चैप्टर्स भी आपको मिलेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डायनामिक्स एंड विल एंड अप टू द सेमीकंडक्टर्स। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इन सभी लेक्चर से प्रिपरेशन करेंगे एंड दिस लेक्चर्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज द बेसिक इक्वेशंस दैट आर यूज्ड इन सर्कुलर मोशन। तो द फर्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। जैसे ही हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन सबसे सिंपल भाषा में ये है कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर को अपनी मुंडी को घुमाना पड़े। क्या मतलब है? अगर ओरिजिन से देखा जाए तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली देखने के लिए ऑब्जर्वर कुछ न कुछ एंगल करेगा कवर। दैट एंगल, कवरिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज योर सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो शुरू कर रहा है यहाँ से एंड ये इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पर कहीं पे है एक आपका ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन पॉइंट पी, फाइनल पोजीशन पॉइंट क्यू, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसको कॉन्टिन्यूअसली देखने के लिए ऑब्जर्वर को अपनी मुंडी गोल घुमानी पड़ेगी। तो इसने यहाँ पर कुछ न कुछ एंगल कवर किया। दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें जान लेना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगल टर्न्ड बाय द ऑब्जर्वर और एंगल कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट in a particular time t is called as your angular displacement. The angular displacement, the unit of angular displacement is radian. इसे आप लोग डिग्री बोलते हैं बट डिग्री इज नॉट योर एसआई यूनिट। ठीक है, तो रेडियंस में काउंट करेंगे, इट इज वन ऑफ द योर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, now angular velocity is your omega. So how do we can define the angular velocity? Angular velocity is defined as d theta by dt। क्या मतलब है इसका? जब भी ध्यान रखिए पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस में जब भी आपको d बाई डी टी मिले तो इस टर्म को हम हमेशा बोलते हैं रेट। इज कॉल्ड एज रेट। और रेट का मतलब ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज योर एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही आसान है, सिंपल सा रहेगा। इसका यूनिट क्या बनेगा? अगर आप इसको हम अलग तरीके से लिखना चाहें तो यू कैन राइट डाउन एज थीटा अपॉन में टी। एंड थीटा का यूनिट होता है आपका रेडियन, टी का यूनिट होता है आपका सेकेंड, ये हो गया आपका रेडियन पर सेकेंड। इसी को किसी किसी टर्म्स में किसी किसी चैप्टर के अंदर में इसी एंगुलर वेलोसिटी को बोल दिया जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपका चैप्टर है ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर में इसी टर्म को हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका यूनिट क्या है, 1/सेकंड। अगर डायमेंशन लिखोगे तो आपको मिलेगा m0 l0 एंड t-1। दिस t-1 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको बोलते हैं आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे रिलेट करते हैं हम लोग अल्फा से। नाउ सेम तरीके से जिस तरीके से आप लीनियर क्वांटिटीज में डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वैसे ही आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट मतलब डी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या रहेगा? ओमेगा का यूनिट है आपका रेडियन पर सेकेंड, टाइम का यूनिट है आपका
सेकंड, तो इट्स यूनिट विल बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन लिखोगे तो इसका डायमेंशन मिलेगा आपको m0 l0 t माइनस 2, ये हो गया इसका डायमेंशन। हर क्वांटिटी में जितनी भी बेटा बेटा आप लोग डेफिनेशन पढ़ाई करेंगे, हर डेफिनेशन का आपको यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर में एक या दो क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे ही रहेंगे जहां पर आपको डायमेंशन पूछा जाएगा। इधर दे विल आस्क दिस डायमेंशन इन एमसीक्यूज और दे कैन आस्क इन अ वन मार्क्स क्वेश्चन। तो प्लीज प्रिपेयर ऑल दिस डायमेंशंस फॉर ऑल द टर्म्स दैट यू आर स्टडिंग इन योर सिलेबस। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, since we have got the basic terminologies of circular motion, angular displacement, angular velocity and angular acceleration, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज दोनों के बीच में रिलेशन करें स्टैब्लिश। तो वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग यू कैन पुट इन योर नोट्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर लीनियर एंड एंगुलर, इधर लगा लीजिए, सिंपल लगा लीजिए हेडिंग आपका। तो अंडरस्टैंड, लीनियर के अंदर में आपका डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिनोट कर रहे हैं एस से, तो लीनियर में एस हो गया, एंगुलर में थीटा हो गया। लीनियर में अगर हम वेलोसिटी कर रहे हैं रिप्रेजेंट आपका वी से, इधर हो गया वेलोसिटी, इधर हो जाएगा आपका ओमेगा। लीनियर में अगर हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन को ए से, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, इधर हो जाएगा आपका अल्फा। तो एक तरफ लीनियर क्वांटिटी, एक तरफ एंगुलर क्वांटिटी एंड बीच में लगा लीजिए आप लोग आर आर आर। तो दीज आर योर फॉर्मूलाज, relation between linear quantity and the angular quantity, s equals to r theta, v equals to r omega and a equals to r alpha। अब v equals to r omega, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूं, जो आपको आगे काम में आएगी। सबसे पहला, एज वी ऑल नो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। शायद आपने नहीं सुना होगा बट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका किस टाइप का वेक्टर होता है सर ये? इट इज़ अ एक्सियल वेक्टर, इज़ अ एक्सियल वेक्टर। अब अगर आपका थीटा वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओमेगा भी ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगा होगा। वही तरीके से एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर मुझे v इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसका अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो आई कैन राइट डाउन दी वेक्टर फॉर्म एज v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस में r। ध्यान रखिएगा, ओमेगा क्रॉस में r होता है। फिर दिस ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। r को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। नाउ, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो 100% इसका कुछ कुछ डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टेंजेंशियल टू द कर्व। डायरेक्शन ऑफ इट विल बी टेंजेंशियल टू द कर्व। कैसे? मान लीजिए ये एक कर्व है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर वेलोसिटी क्या है ये पता करना चाहता हूँ, तो आई विल जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट एंड आई विल गेट द वेलोसिटी। आई विल ड्रॉ द टेंजेंट, आई विल गेट द वेलोसिटी। आई विल ड्रॉ द टेंजेंट, आई विल गेट द वेलोसिटी। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है आपका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंड वेक्टर फॉर्म में v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस में r। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बार एमसीक्यूज के अंदर में पूछा हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट इज योर a इक्वल्स टू आर अल्फा। अगर इसका भी आप लोग वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो आपको मिलेगा a इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस में r। वो भी आप लोग अपने नोट्स में कहीं ना कहीं मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है। नाउ, ये तो बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स हमने डिस्कस कर दिए, जो आप लोग ऑलरेडी इसके पहले भी पढ़े होंगे। बट इसके आगे थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सर्कुलर मोशन कैसे होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब जब ये आप टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये कहीं आप लोग हेडिंग ऐसे देखेंगे नहीं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कैसे होता है, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसा मान के चलिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर में, किसी भी एक सर्कल में एक आपका ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है। मैंने तो डिफाइन कर ही दिया बट फिर भी मान लीजिए ये इस सर्कल का सेंटर है
और यहाँ पर कोई एक का एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट P। ये आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर इस सर्कल में गोल घूम पा रहा है, तो बचपन से 10th क्लास से हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल में घूमना है, उस पर एक नेसेसरी फोर्स लगता है। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। दैट नेसेसरी फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मास तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब अगर फोर्स आपका सेंट्रीपिटल है, तो एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल होगा। इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर। आप ये भी जानते हैं। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ना अंडरस्टैंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ACP इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। अगर आप वी के बदले में आर ओमेगा करेंगे रिप्लेस, तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हुआ आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। बट यहाँ तो मैंने फॉर्मूला लिखा वी स्क्वायर अपॉन में आर। आप बोलोगे सर यहाँ आप अलग फॉर्मूला लिख रहे हो, यहाँ आप बता रहे हो कि ए का फॉर्मूला होता है आर इंटू अल्फा। ये सही है या ये सही है? क्या दोनों ही सही है? ये दोनों सही किस तरीके से है? यही तो है आपका टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। जब भी आपका कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में गोल घूम रहा है, तो उस पे लगते हैं दो एक्सेलरेशन। ये कैसे आएंगे समझिए ध्यान से। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो टेंजेंशियल रहेगा। ये वेलोसिटी इस साइड है, यहाँ पर ये वेलोसिटी इधर चली गई। नाउ वेलोसिटी अपने आप तो चेंज हुई नहीं होगी। वेलोसिटी का नाम ही है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड मान लो सेम भी है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। अभी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये कैसे हो पा रही है? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेशन। का मतलब इसकी डायरेक्शन को बदलने के लिए कोई एक एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको ऐसे अंदर खींच लिया, जैसे बेंड कर गया। यहाँ आया और अंदर खींच लिया, ऐसे बेंड कर गया। और आया और खींच लिया और बेंड कर गया, और आया और खींच लिया और बेंड कर गया। धीरे-धीरे आपका ऑब्जेक्ट ऐसे, ऐसे, ऐसे करके सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाता है। ठीक है, बढ़िया है। तो एसीपी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होने का क्या मतलब है? अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना रहे, एब्सेंट रहे, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे टर्न ही नहीं करेगा। अगर टर्न ही नहीं करेगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट सीधा-सीधा ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो ये रेड से जो मैंने बनाया है, ये आपका एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन तो नहीं ही है। दीज़ आर लीनियर मोशन। मतलब क्या है? ये अगर एक्सेलरेशन नहीं रहा, तो आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं होगा। दैट विल बी कॉल्ड एज़ देन लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन होने के लिए उसपे सेंट्रीपिटल फोर्स आना ही चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आना ही चाहिए। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ नेसेसरी। नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है। तो सर ये कौन-सा एक्सेलरेशन है फिर? दिस एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू आर अल्फा। ये मैं कहीं पे स्मॉल आर लिख रहा हूँ, कहीं पे कैपिटल आर लिख रहा हूँ, उससे आप चिंता मत करिएगा। स्मॉल आर मतलब कि स्मॉल पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो ए इक्वल्स टू आर अल्फा, ये एक्सेलरेशन कहलाता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड दिस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। ये आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। चेंजिंग द मैग्नीट्यूड क्या मतलब है? अगर आपके ऑब्जेक्ट का
वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो चेंज असलियत में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कर रहा है। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई रोल कॉल नहीं है। तो नेक्स्ट ध्यान समझिए, अगर आपको ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अगर आपको ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर ये 2 टर्म सही तरीके से समझ में आ रहे हैं और कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पता चल रहा है, तो नाउ यू कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 टर्म्स और 2 लाइक कॉन्सेप्ट्स। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जाम के लिए ये डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखिएगा अच्छे से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब आपका कॉलेज का ड्रेस नहीं होता है। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम। सेम मतलब कांस्टेंट। दिस टर्म विल बी कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सी क्वांटिटी यहां पर नहीं रहेगी? वेलोसिटी अगर सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कांस्टेंट और सेम। तो दिस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम। ये कब हो पाएगा? जब आपका टेंजेंशियल एब्सेंट रहेगा, क्योंकि यही तो टर्म है जो मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड। तो अगर ये हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, इसे अगर हम नाम देते हैं स्पीड, जो कि बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड, तो स्पीड आपका सेम है, स्पीड आपका कांस्टेंट है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका टेंजेंशियल एक्शन एब्सेंट है, क्योंकि यही टर्म रिस्पॉन्सिबल है टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेलोसिटी और स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब बताइए क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? नो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही जीरो हो गया तो भैया काय का सर्कुलर मोशन? सही बोला, ये नेसेसरी एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी नॉट जीरो। अब ध्यान समझिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका इस साइड रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका इस साइड रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों दोनों के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूं तो मुझे मिलेगा ए नेट इक्वल्स टू रूट के अंदर में ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी पी का स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा, इस ए सी पी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रेडियस के अलोंग लग रहा है। तो एसीपी लिखिए या फिर एआर लिखिए, बस सेम ही है। तो ए नेट का फॉर्मूला हो गया आपका एटी का स्क्वायर प्लस एसीपी का स्क्वायर। अगर यहाँ पर एटी जीरो है, इसका मतलब ये है कि नेट एक्सेलरेशन इज ओनली इक्वल टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म, सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? स्पीड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब कि स्पीड, स्पीड इज नॉट सेम। स्पीड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब स्पीड को कौन चेंज कर सकता है? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी नॉट जीरो। एसीपी तो भैया हमारी औकात नहीं हम जीरो कर दें, क्योंकि अगर हमें सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो एसीपी विल बी नॉट जीरो। तो आपका जो ए नेट का फॉर्मूला आएगा वो सिंपली आएगा ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी पी का स्क्वायर। ए सी पी को ए आर भी लिख सकते हैं, उसे रेडियल एक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो रेडियस के अलोंग लगता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो यहां से अब हमने समझा कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण किस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड चेंज हो सकता है, और उसी के बेसिस पे हम दो डिफरेंस समझ सकते हैं, दो टर्म के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, एक होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम,
सेम क्या? स्पीड सेम। स्पीड मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कौन करेगा चेंज? मतलब कि वो करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ तक ये चीज़ आपकी क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इज डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ये 2 एक डिफरेंस बहुत क्लियर तरीके से समझना ज़रूरी है आपके लिए। तो एक तरफ आप लगा सकते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देता हूँ मैं सिंपल सिंपल, एंड एक तरफ बोल देता हूँ सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल को मैं करूँगा एफसीपी से और सेंट्रीफ्यूगल करूँगा मैं एफसीएफ से। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल इज़ अ रियल फोर्स। ये एक्चुअली सिस्टम पे लगता है। अगर हम बाहर से किसी भी एक सिस्टम को देखें और वो सिस्टम आपका सर्कुलर पाथ को में चल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस एक ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसने उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ रोक के रखा है। तो सर ये सेंट्रीफ्यूगल क्या है फिर? सेंट्रीफ्यूगल इज अ सूडो फोर्स। अगर मैं सिस्टम का ही पार्ट बन जाऊं, अगर मैं सिस्टम पे ही बैठ जाऊं, तो मुझे जो फोर्स फील होगा वो मुझे फील होगा सेंटर से बाहर की तरफ। दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स है। ये पूरा का पूरा दिस इज आपका इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे करके दिखाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको समझना है, अगर आपको इसमें क्लैरिटी चाहिए, तो आपको बनना पड़ेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट क्या होता है? इसका मतलब, इसका सिंपल सा ये मतलब है, ऑब्जर्वर इज आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम। मतलब ऑब्जर्वर आप ही है, मैं बाहर से देख रहा हूँ, वहां पर कोई झूला झूल रहा है, कोई गोल-गोल घूम रहा है, कोई भी टाइप का वो सर्कुलर मोशन परफ़ॉर्म कर रहा है। तो अगर मुझे उसका ऑब्ज़र्वेशन करना है, तो उसके लिए अगर उसे उसे देख रहा हूँ मैं, तो मुझे लगेगा अच्छा ये सेंटर पे मस्त, ये अगर सर्कल में बस्ता पाके घूम पाया, अगर अच्छे से घूम पाया सर्कल पे, मतलब कि सेंटर की तरफ एक लगा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसने उसको रोक के रखा है। अदरवाइज़ भाई इसका काम हो गया रहता अच्छे से। तो दिस इज़ योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज़ योर रियल फोर्स। रियल फोर्स अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको सर्कल के अंदर में, तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लेकर के किसी भी पॉइंट पी की तरफ रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन आपका उसके अपोजिट में रहेगा। तो ये हो गया आपका एफ टी पी, जो कि रहेगा माइनस में एम वी स्क्वायर बाय में आर। दिस विल बी योर वेक्टर, दिस विल बी योर फॉर्मूला इस एफसीपी का। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर के अपोजिट में लगता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ना सेंट्रीफ्यूगल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल तब लगता है जब आप खुद ही सिस्टम का पार्ट बन जाए, मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसे हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एफ ओ आर लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब आपका सर्कल में गोल घूमेगा, तो यहाँ पर मैं खुद ही सिस्टम का पार्ट हूँ, तो मुझे जो फोर्स फील होता है वो मुझे फोर्स फील होगा बाहर की तरफ। ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये लग रहा है आपका अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ध्यान समझिए, पोजीशन वेक्टर इधर ही है, ऑब्जेक्ट भी आपका फोर्स भी उधर लग रहा है, मतलब कि दोनों डायरेक्शन अब सेम है। तो इस फोर्स को हम करते हैं रिप्रेजेंट पॉजिटिव में। ये हो गया आपका एफ सी एफ विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर पॉजिटिव टर्म्स में। उसे पॉजिटिव में क्यों लिखा? क्योंकि वो आपका रेडियस वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर की ही डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। अब ध्यान से, हम जब भी इस चैप्टर के अंदर में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे एंड एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा,
हम हमेशा जो भी बैलेंसिंग रहेगी फोर्सेस की, वो हम करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हम हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करवाएँगे। अगर आप सेंट्रीपिटल से करवाओगे तो आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा। इमेजिनेशन इमेजिन करने के लिए बहुत तकलीफ जाती है कि फोर्सेस बैलेंस कैसे हो रहे हैं, दोनों फोर्स तो एक ही तरफ लग रहे हैं। तो उससे बेटर ये है कि यू बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टम। आप चले जाइए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एंड देन यू एनालाइज ऑल द फोर्सेस, यू डू द बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास के अंदर में ये बात बच्चों को पढ़ाते वक़्त कि थ्योरी में लिखने के लिए सेंट्रीपिटल लिखिए क्योंकि सेंट्रीपिटल इज़ अ रियल फोर्स, बट बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसिंग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल से करना। दिखाना सेंट्रीपिटल है, बैलेंसिंग करना सेंट्रीफ्यूगल से है। फिर से, दिखाना सेंट्रीपिटल है, बैलेंसिंग करना सेंट्रीफ्यूगल से है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको इमेजिन करवाने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से 2 फोर्स एक-दूसरे से बैलेंस हो रहे हैं। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन। इस बेसिक का यूज़ करते हुए अब हम आगे करेंगे आपका एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर में सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं सेफ्टी, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो नेक्स्ट अभी हमारा वो है, मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर हम करते हैं स्टार्ट। हो सकता है आपको बोर्ड के ऊपर थोड़ा बहुत मार्क्स दिखाई दे, मार्कर के, नया-नया बोर्ड है, नया-नया सेटअप है, इसीलिए बट आई आई होप यू कैन जस्ट लाइक मैनेज दिस थिंग। इतना खराब तो नहीं रहेगा कि आप लोग को दिखाई ना दे, जस्ट मैनेज विद इट। ओवर टाइम धीरे-धीरे ये पूरा अच्छा हो जाए। चलिए, ठीक है? हाँ, ठीक चल जाएगा, इतने में काम हो जाएगा। चलिए, तो पूरा नेक्स्ट हेडिंग इन योर टेक्स्ट बुक इन योर नोटबुक सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड उसके अंदर में सबसे पहला हम करने वाले हैं मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन में लिखा कुछ और रहता है, बच्चे आंसर कुछ और देते हैं। टेस्ट सीरीज में जब हम पेपर चेक करते हैं बच्चों के, तो हम अपना माथा पकड़ लेते हैं कि भाई साहब इतना कोई गलत कैसे हो सकता है। हम क्वेश्चन पूछते हैं कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड का, बच्चा आंसर लिख करके आता है एंगल ऑफ बैंकिंग का। अरे भाई, एंगल कहाँ बोला? हॉरिजॉन्टल, अंडरस्टैंड। ये है हॉरिजॉन्टल, ये है बैंक, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड। तो भाई साहब हॉरिजॉन्टल मतलब कि प्लेन है ना, और कर्व तो रहेगा ही, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं भाई तो कर्व तो रहना ही चाहिए, तभी तो बनेगा सर्कल। तो ध्यान से इस डेरिवेशन को डिटेल में करवा रहा हूँ, पहला डेरिवेशन है इसीलिए ताकि आपको किसी भी डेरिवेशन को लिखने का एक पैटर्न भी पता चल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अंदर में सिर्फ मैथमेटिक्स को लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ इक्वेशन लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस वो इक्वेशन कहाँ से आया, डायग्राम के अंदर में कौन से टर्म क्या-क्या है, इसे भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ढंग से जब भी आप लोग आंसर लिखें, डेरिवेशन लिखें, तो इस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। क्या होगा आपका पैटर्न? हमेशा कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखिए पहले तो उस डेरिवेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं एक व्हीकल के बारे में बात, तो लिखिए उसके बारे में। कंसीडर अ व्हीकल, कंसीडर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड, अच्छा यहाँ पे मास नहीं बताया। कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास बोल दीजिए फिर आगे बात करिए। कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग ऑन अ मूविंग ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल r विथ वेलोसिटी
वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v। ध्यान से देखिए, इसके अंदर में मैंने वो सारी चीज़ें बोल दिया जो मुझे काम में आने वाली है। क्या-क्या? व्हीकल कितना मास है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी रोड पे कितना रेडियस है, एंड नेक्स्ट आपका कितनी वेलोसिटी से व्हीकल चल रही है। 3 चीज़ बोल दिया, डायग्राम बनाइए। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल रोड। यहाँ पर होगी कहीं आपकी कोई व्हीकल और ये इस तरीके से टर्न मार रही है। इसका रेडियस कहीं इधर सेंटर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पर तो मैं आपको फोर्सेस की बैलेंसिंग दिखा नहीं पाऊँगा। इसलिए हॉरिज़ॉन्टल बना करके इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो ये है व्हीकल, ये है टायर, इसका मास अगर m है तो नीचे की तरफ लगेगा आपका mg, ऊपर की तरफ आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। जिस तरीके से आपने यहाँ पर फोर्सेस को देखा, वैसे ही आप यहाँ पर लिखिए। फॉलोइंग आर द फोर्सेस, लिखिए फॉलोइंग आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल, एक्टिंग ऑन अ व्हीकल। देखिए पहला फोर्स कौन सा है? द फर्स्ट फोर्स इज वेट ऑफ द व्हीकल mg। आप लिखिए वेट, वेट ऑफ व्हीकल क्या है ये? mg के बराबर। कहाँ लग रहा है ये? इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो भी लिखिए वर्टिकली डाउनवर्ड। देन नेक्स्ट बी, बी क्या है आपका? बी नॉर्मल रिएक्शन। आप लिखिए नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है ये? एन कहाँ लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड, तो लिखिए वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। देन नेक्स्ट फोर्स, अगर ये गाड़ी कर्व रोड पे है चलेगी तो सेंटर तो उस साइड है, तो उस पे लगने वाला है आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दिखाना है सेंट्रीपिटल, बैलेंसिंग करना है सेंट्रीफ्यूगल। वेरी गुड। तो यहाँ पर थर्ड फोर्स आपका आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या है? एफ सी पी, जो कि रहेगा आपका एम वी स्क्वायर बाय आर में। और हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल। ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल एफ सी एफ। ध्यान से बता, डॉटेड लाइन से करेंगे शो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल आपका एक सूडो फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल इज अ रियल फोर्स। तो इस फोर्स को डॉटेड लाइन से शो करेंगे, सूडो सूडो फोर्स है इसलिए। टेन डी, डायरेक्शन कहाँ है सेंट्रीपिटल का? टूवर्ड्स दी सेंटर, लिखेंगे यहाँ पे टूवर्ड्स दी सेंटर। टेन लास्ट डी फोर्स। अब देखिए ध्यान से, अगर मुझे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकालनी है व्हीकल की, तो मेरी अगर व्हीकल ऐसे टर्न कर रही है, अगर मैं स्पीड बहुत ज़्यादा भयंकर कर दूं, तो क्या मेरी व्हीकल बाहर निकल जाएगी? बाहर निकल रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील हो रहा है, तो उस सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए कोई तो अंदर चाहिए। अब ये नहीं बोलना सर सेंट्रीपिटल करेगा बैलेंस। भाई साहब सेंट्रीपिटल के ही बदले हमने सेंट्रीफ्यूगल लिया हुआ है, तो वो नहीं कर रहा बैलेंस, तो कोई और फोर्स होगा। वो फोर्स है आपका रोड और टायर के बीच में लगने वाला आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो चौथा फोर्स जो आपके व्हीकल पे लग रहा है, वो लग रहा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फ्रिक्शनल फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि व्हीकल बाहर की तरफ फेंकाएगी, तो उसको बाहर की तरफ जाने से रोकना है। तो अंदर एक फोर्स आ रही है, उसको रोकना पड़ेगा। तो रोक लिया। ये हो गया आपका यहाँ पर। नेक्स्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ एफ, एंड डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स द एंड। ये हो गए आपके सभी के सभी फोर्सेस जो इस व्हीकल पे लग रहे थे। नेक्स्ट पार्ट आपका, नेक्स्ट आप यहाँ पर करिए बैलेंसिंग ऑल दीज फोर्सेस। करिए बैलेंस, बैलेंसिंग ऑल दी फोर्सेस। कौन कौन सा फोर्स? mg आपका बैलेंस हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन से, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट आपका सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर।
क्वेश्चन नंबर ना इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 कर दीजिए। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 मुझसे बच्चे बोलते हैं सर डिवाइड बाय 2 बाय 1 करूँ या 1 बाय 2 करूँ? बेटा तेरा जो मन करे वो कर। सिर्फ लास्ट का आंसर वी का निकलना है। वी निकालिएगा सही तरीके से। 2 1 1 2 इसमें जान देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चीज़, सिंपल रखिए लाइफ़ को। ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में r जी, m से m कैंसल, r इंटू जी हो जाएगा। या तो मिलेगा यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन में rg, यहाँ मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। नाउ फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, सेफ्टी स्पीड कितने मैक्सिमम स्पीड से मैं गाड़ी को चला सकता हूँ, अगर ये निकालना है आपको। फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स will be equal to the frictional force will be equal to the limiting force of friction, limiting force of friction, and the formula of limiting force of friction is mu s into में n। और जब ये आपका होगा तो v will become v max, this is your maximum safety speed। तो अब अगर आपने इतनी डिटेल्स लिख लिया है, नाउ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दिस फॉर्म दिस इक्वेशन एंड डू आर लेगा तो एस एन इक्वल्स टू वी स्क्वायर अप आर जी। ये वी बन चुका है आपका वी मैक्स। एन से एन कैंसल गया इधर, ये हो गया आपका वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एस जी स्क्वायर है इधर पर रूट। ये हो गया आपका वी मैक्स इक्वल्स टू रूट के अंदर में म्यू एस आर इंटू में जी। दिस इज योर डेरिवेशन। जब आप डेरिवेशन खत्म कर लें तो नीचे हमेशा एक लाइन करें, दिस इज द रिक्वायर्ड और maximum safety speed of a vehicle moving on a curved horizontal road। तो लास्ट टाइम लिखिए, दिस इज द डेरिवेशन फॉर योर 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी आपके एग्जाम में आता है। ये डेरिवेशन आपको 2 मार्क्स का आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खास कोई चीज़ है नहीं। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स का पार्ट। आपका लास्ट का डेरिवेशन डन। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर म्यू एस इंटू में आर जी। अब इस चैप्टर का एक ट्रक्स आपको मैं बता रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर जब भी आप फॉर्मूला पढ़ेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी फॉर्मूला हमेशा आपको मिलेगा कुछ तो भी। चलिए कुछ तो भी क्या है? कुछ तो भी है। कुछ तो भी, कुछ तो भी इन दिस कुछ तो भी कहीं पर म्यू एस मल्टीप्लाई रहेगा, कहीं पर म्यू एस डिवाइड रहेगा, कहीं पर टैन थीटा रहेगा, कहीं पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। बट सारे फॉर्मूले वेलोसिटी के आरजी के टर्म्स में ही बनेंगे, ये ध्यान रखें। तो थोड़ा-सा जीवन आसान कर लेते हैं कि हर फ़ॉर्मूला में आरजी रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर कुछ तो भी रहेगा। अगर आप ये डिफ़रेंस समझ तो कुछ तो भी के बदले क्या है, तो आप ठीक है सर। तो दिस इज़ द डेरिवेशन फॉर कर्व्ड हॉरिज़ॉन्टल रोड, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकाला। अब ऐसे ही आपकी सेफ्टी स्पीड हो सकती है किसी एक साइक्लिस्ट के लिए, तो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन होने वाला है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ अ साइक्लिस्ट। इस डेरिवेशन के अंदर में हम वेलोसिटी भी निकालते हैं, साथ में इम्पोर्टेंट टर्म लीनिंग एंगल निकालते हैं। जैसे एक साइक्लिस्ट आप ऐसे चल रहा है, तो उस साइक्लिस्ट को अगर कभी कर्व रोड पे भाई टर्न मारना है, तो अपने आप को हल्का-सा ऐसे बेंड करता है। ये जो हल्का-सा उसने अपने आप को बेंड किया, ये बेंड वर्टिकल से कितने पे किया, ये निकालने का डेरिवेशन दैट विल बी कॉल्ड एज़ लीनिंग एंगल, कितना लीन किया। अमेजिंगली वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो आपका लीनिंग एंगल होता है साइक्लिस्ट का, ये बिल्कुल बराबर आता है आपका एंगल ऑफ बैंकिंग के डेरिवेशन से। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ बैंकिंग को हम निकालते कैसे हैं? हम निकालते हैं एंगल पे थीटा पे। अब साइक्लिस्ट तो बेंड कर सकता है, फोर व्हीलर कैसे करेगी बेंड?
अगर फोर व्हीलर करेगी बेंड तो आपकी आत्मा आपके मुँह में आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपकी आत्मा आपके मुँह में ना आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम भाई साहब फोर व्हीलर को तो बेंड नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, जितने से फोर व्हीलर आपकी बेंड होने वाली थी, उतना हम रोड को ही ऊपर उठा देते हैं, कि चारों को सेफ महसूस, वो भी हम करेंगे डेरिवेशन। तो इसे क्लीन करके नेक्स्ट करते हैं डेरिवेशन आपका। चलिए नेक्स्ट लगाइए आप लोग हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग, लीनिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट। लीनिंग एंगल थीटा ऑफ अ साइक्लिस्ट। ध्यान समझिए, इसमें भी आपका थ्योरी का बेसिक पार्ट यही रहेगा। मैं धीरे-धीरे वो सारी थ्योरीज़ बोल दूँगा। अब जब अपने नोट्स बनाएँगे, तो अपने नोट्स के अंदर में उन थ्योरीज़ को आराम से मेंशन कर लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे, तो मैथमेटिकल पार्ट वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है, उसे डायग्राम में जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है, जितना आप समझ पा रहे हैं, उतना ही थ्योरी में लिखिए। बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। सर थ्योरी बहुत टफ पड़ती है। अरे आप टफ बना रहे हो, उतना लिखिए जितना सॉरी डायग्राम से आप कर पा रहे हैं रिलेट। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपका कोई एक साइक्लिस्ट है, ऐसे कर्व्ड रोड पे चल रहा है। दिस इज़ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द साइक्लिस्ट। बट जो कि उसको अगर टर्न मारना है यहाँ पर, तो ही विल बेंड समथिंग समवेयर। तो मान लीजिए साइक्लिस्ट आपका हल्का-सा बेंड कर गया। अरे मान थोड़ा-सा टफ है बट कोशिश करते हैं। ये है साइक्लिस्ट और वो कुछ बेंड कर गया है आपका इस तरीके से थीटा एंगल पे, थीटा एंगल से बेंड कर गया। ये थीटा एंगल से जो बेंड किया है, दिस थीटा कॉल्ड एज़ एंगल ऑफ लीनिंग। आप शुरू कर सकते हैं लिखना। कंसीडर अ साइक्लिस्ट ऑफ मास m मूविंग ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड और कर्व्ड रोड of radius of curvature small r moving with velocity small v. Let next point, let theta be the angle of leaning। ये हो गया आपका एंगल ऑफ लीनिंग। तो जितने एंगल से वो लीन करता है, उसी की डायरेक्शन का नॉर्मल रिएक्शन, कि नॉर्मल रिएक्शन जमीन से हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा। तो वो लीन किया चक्का उसका ऐसा हो गया, तो उसका नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा आपका, ये हो गया mg। सेंटर इधर है तो इधर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, बट बोलना दिखाना सेंट्रीपिटल है, बैलेंसिंग करना सेंट्रीफ्यूगल से है। तो यहाँ लगा सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल, है ना? बढ़िया, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल। देन नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया n, यहाँ हो जाएगा आपका n कॉस ऑफ थीटा, ये चल रहा है। एंड ये हो जाएगा आपका, इसको लीन इधर करवा दिया ना, 1 मिनट रुक जाइए। ये है आपका कॉर्नर भाई, तो उधर ऐसे ऐसे करेगा ना लीन, जिस जिस तरफ बेंड है आपका साइक्लिस्ट बेंड करेगा इस साइड पे, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा उसका। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। सॉरी डायग्राम में थोड़ा, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये है ये हो गया आप थीटा। तो ऊपर क्या आएगा एन का, इधर आएगा एन कॉस ऑफ थीटा, यहाँ क्या जाएगा एन साइन ऑफ थीटा, इधर क्या आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ आएगा आपका वेट mg। तो आप लिखेंगे आप लोग, फॉलोइंग आर दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल। सबसे पहला फोर्स वेट ऑफ द सॉरी व्हीकल इज साइक्लिस्ट, तो वेट ऑफ द साइक्लिस्ट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। देन सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, दिखाना सेंट्रीपिटल है, बैलेंसिंग करना सेंट्रीफ्यूगल से है। एंड सेंट्रीफ्यूगल को हमेशा ड्रॉ करेंगे डॉटेड डॉटेड लाइन से। देन नेक्स्ट द नॉर्मल रिएक्शन,
परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। देन आप लिखेंगे टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से करता हूँ मैं शुरू। टेकिंग कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। क्या मिलेगा आपको नॉर्मल रिएक्शन का? एक होगा आपका एन कॉस थीटा, एक होगा आपका एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड। एन साइन थीटा कहाँ है आपका? टूवर्ड्स दी सेंटर। नाउ ये यहाँ पे लिख देंगे आप लोग अच्छे तरीके से। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, एन साइन थीटा इज टूवर्ड्स दी सेंटर, टूवर्ड्स दी सेंटर। देन नेक्स्ट बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑल दी फोर्सेस। जब आप करेंगे यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस, तो आपको मिलेगा एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और आपको मिलेगा एन कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम इंटू में जी। मानिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा बताइए? एन थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। एम से एम कैंसल, आपको मिलेगा आर जी। एन से एन कैंसल हो गया, ये हो गया आपका टैन ऑफ थीटा। एंड थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। चाहो तो यहाँ से निकाल लो पहला आंसर थीटा का, वो मिलेगा आपको टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। एंड सेकंड निकाल सकते हो आप लोग पी इक्वल्स टू रूट के अंदर में आर जी टैन ऑफ थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ लीनिंग और द लीनिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट। और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट मूविंग विथ अ लीनिंग एंगल थीटा। सम में जो भी तरीके से न्यूमेरिकल आए, जो भी डेरिवेशन आए, वो आप आराम हर डेरिवेशन के बाद नीचे करेंगे लाइन ऐड, दिस इज द रिक्वायर्ड और सो एंड सो, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। हर चार चीजें क्लियर है। आज हमने दो चीज देख लिया, हॉरिजॉन्टल रोड देख लिया एंड लीनिंग एंगल देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी का बिल्कुल सेम टू सेम रिविजन करने वाले हैं, बट वो करने वाले हैं एंगल ऑफ बैंकिंग के अंदर में। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट में कर, सर हमें ये टॉपिक में दिक्कत है, सर इस चैप्टर के अंदर का ये टॉपिक आप पहले पढ़ा दीजिए। तो आई विल ट्राई कि उन टॉपिक्स को हम पहले पहले भी रिकॉर्ड करके आपको दे सकें। तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। और अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के हैंड नोट्स चाहिए होंगे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जो कि है एल्विनाइट्स बाय एल्विन एजुकेशन, एल्विन एजुकेशन। तो आपको हम इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर में, जहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। एंड रेगुलर अपडेट्स कौन सा लेक्चर आने वाला है, कौन सा लेक्चर प्लान कर रहे हैं, आपको वहाँ पे किस लेक्चर में डाउट है, किस टॉपिक में डाउट है, किस चैप्टर में डाउट है, अब वो बता सकते हैं। तो हम उन टॉपिक्स को पहले लेकर के फिर किसी अलग से वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। तो एंड यू कैन ऑल्सो गेट दी नोट्स ऑल्सो हियर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।